हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 है। इससे पहले के 13 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं जो कि आपके सामान्य ज्ञान के हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए। अपनी जो MTS की परीक्षा है उसको और भी सक्सेसफुल बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। बात हो रही है पत्थर के औजार की, ठीक है। ऑप्शन है आपके नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, या फिर लघु पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले जो पत्थर के औजार मिले थे वो मिले थे आपके नवपाषाण काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा। नवपाषाण काल में और क्या फेमस चीज हुई है, वो सबसे पहले पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो भी किस काल में हुआ था, वो भी आपका नवपाषाण काल में ही हुआ था। इसके अलावा मानव ने यानी मनुष्य ने सबसे पहले जो खेती करना शुरू किया था वो भी किस काल में शुरुआत हुई, तो नवपाषाण काल में ही उसकी शुरुआत हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, तो आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आग की खोज आपकी पुरापाषाण काल में ही हुई थी। क्लियर। तो आप दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। यानी इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, चीन का, तिब्बत, मोरक्को या फिर ग्रीस। तो जो इब्न बतूता था वो आपका मोरक्को को रहने वाला था। और ये किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो बहुत फेमस है। उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, रहला। उस पुस्तक का नाम क्या है, रहला। यानी इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रहला, ठीक है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता, तो मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। जिसकी हत्या भारत में हुई थी, कौन था वो, बेलेजरी, कैनिंग, मेयो या फिर एलनबरो। तो वो एकमात्र वायसराय ऐसा था जिसकी हत्या हुई थी भारत में। तो वो कहाँ पे हुई थी, इसकी हत्या जो हुई थी वो हुई थी आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हत्या हुई थी। और वो कौन था, वो था आपका मेयो, लॉर्ड मेयो। इसकी हत्या होने से पहले इसने क्या काम कर दिए थे, तो इसके समय ही यानी कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। वो जनगणना कैसी थी, अस्थायी थी। लेकिन जो रिपन था, रिपन के टाइम से 1881 से जनगणना जो थी वो 10 के आधार पर रेगुलर शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी, तो मेयो के समय ही पहली बार जनगणना हुई थी। दूसरी बात, इसने एक काम और किया था, वो क्या था कि भारत में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वो भी आपकी मेयो ने ही की थी, ठीक है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः किस स्थिति से लागू हुआ था। तो बात करें भारतीय संविधान की, तो पहले पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन पहली बार कब लागू हुआ था, तो पहली बार लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसका कुछ भाग लागू हो गया था, कुछ भाग इसका लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और यदि बात करें भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो इसको बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह लगे थे, ठीक है। यानी 2 वर्ष 11 माह बनने में समय लगा था। यहीं पे आपसे ये पूछ लिया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, संविधान दिवस, ठीक है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 से तो लागू हो गया था, तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा, फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत कितने होते हैं, तो सभी को पता है कितने सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा तो स्थायी होती है, राज्यसभा का तो कभी विघटन होता नहीं है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, राज्यसभा का तो स्थायी होती है, ये तो परमानेंट है, इसका कोई विघटन नहीं होता। लेकिन उसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और हर 2 वर्ष पर एक नए सदस्यों का मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर। यहीं पे लगे हाथ नोट कर लीजिए कि
राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे, लेकिन लोकसभा में भी करते थे। लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे, जो कि एंग्लो इंडियन थे, यानी आंग्ल भारतीय थे, उनका जो नॉमिनेशन था वो क्या कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। यानी अब ये लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन राज्यसभा में अभी भी ये 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शुजाउद्दौला व शाह आलम सेकंड ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था? तो ये आपका अवध का नवाब था, और शाह आलम कहाँ का था? ये आपका मुगल बादशाह था। ठीक है, मुगल बादशाह था। और इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसने बक्सर का युद्ध लड़ा था, वो था मीर जाफर। ये तीनों लोग क्या थे, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो से हार गए थे। तो हारने के बाद, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो बक्सर के युद्ध में हारने के बाद इनने संधि की थी, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी? शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध नहीं लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से दोबारा बुलाया गया था संधि करने के लिए। युद्ध किसने लड़ा था? ये बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध लड़ा था हेक्टर मुनरो ने। तो आपसे सिर्फ ये पूछा गया था इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जबकि 1764 में क्या था? बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हारने के बाद ही तो ये संधि हुई थी, तो इसलिए ये वाला युद्ध ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित, परतदार, अजैब या फिर आग्नेय? तो देखिए, कोयला बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे टूट गए, या फिर बड़े बड़े जंगल जब तब जाते हैं मट्टी के नीचे, तो उसके ऊपर परत की परत जमती जाती है। तो जमने के बाद लाखों सालों बाद, लाखों करोड़ों सालों के बाद में उन वो जो होते हैं मट्टी, वो जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी लकड़ी क्या बन जाती है? कोयला बनती है। तो कोयला किस चट्टानों में पाया जाएगा? जो परतदार चट्टानें होगी उनमें पाया जाएगा। ठीक है, तो कोयला किस चट्टान में मिलेगा? तो परतदार चट्टानों में मिलेगा। और परिवर्तित चट्टान कौन सी होती है? जैसे आपने संगमरमर देखा होगा, संगमरमर। तो ये जो रूप होता है, किस चट्टान का रूप होता है? तो परिवर्तित या फिर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। ठीक है, और कोयला किसका उदाहरण है? तो परतदार चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यानी भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? जब बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का नंबर आएगा 7वां। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल है कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, इतना भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो नंबर 1 पे आता है आपका रूस। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत अपना नंबर 1 पे पहुंच चुका है। ठीक है, भारत का जो नंबर है वो आपका फर्स्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर बगलिहार हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है? बगलिहार प्रोजेक्ट। ऑप्शन है आपके कावेरी, चिनाब, नर्मदा या फिर चंबल। तो जो आपका बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस पर है? वो आपका चिनाब नदी पे है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो कुछ प्रोजेक्ट और भी हैं, जैसे आपका तुलबुल परियोजना है, वो किस पे है? वो आपका झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम पे। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी झेलम नदी पर है, जबकि बगलिहार किस पे है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8, NH24, NH44 या फिर NH548? सबसे लंबा जो राजमार्ग है वर्तमान में कौन सा है? वो आपका NH44 है। ये क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, वहाँ तक जाता है आपका NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की जब बात हो रही है तो वो राष्ट्र की बात होगी और एक साल के अंदर की बात होगी। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 2 वर्ष में 2 वर्ष की बात नहीं होगी, 5 वर्ष में 5 वर्ष की बात भी नहीं होगी। यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं की या सेवाओं, बाहर की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी? अंदर की बात होगी। तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होगी?
1 वर्ष के अंदर, इसके अंदर जो भी सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसका धन मूल्य के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र से संबंधित कौन सी कंपनी है? DFHI, सेबी, इरडा या फिर LIC। तो बीमा क्षेत्र से संबंधित जो आपकी संस्था है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इरडा। इरडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? आपका तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? तो देखिए, जो नाइट्रस ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं ये जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रस ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे और सल्फर और डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर यानी वातावरण की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, चूंकि ये दोनों अम्ल है, अभी ये पानी के साथ में बारिश के साथ में नीचे गिरेंगे तो एक अम्ल की वर्षा ही तो होगी, तो तभी तो इसका नाम अम्ल वर्षा पड़ता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल बना देगा पानी के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। दोनों जब पानी के साथ नीचे गिरते हैं तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, ये चूंकि एसिड होते हैं और एसिड होने से क्या होता है, जब बॉडी में शरीर पे पड़ेंगे तो क्या हो, जलन पैदा करेंगे। तो इसलिए जब काफ़ी टाइम के बाद पहली बार बारिश होती है तो हमें पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो अम्ल बना देते हैं। चूंकि पहली बारिश होती है तो ये उसके साथ में नीचे आ जाते हैं, तो इसके बाद में 1-2 बारिश के बाद आप नहा सकते हैं, तो इसमें फिर आपको जलन नहीं होगी बारिश में नहाने पे। लेकिन पहली बारिश में नहाओगे तो आपको इसी वजह से क्या होता है, जलन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और अम्ल वर्षा का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। ठीक है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो भी आपका अम्ल वर्षा को ही कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2, C6H6, CH5 और C2H3। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका काम किस लिए होता है? ये काम आता है आपका वेल्डिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? यानी खड़ी और आभासी छवि किस में दिखाई देती है आपको? तो जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें आपको मतलब जो खड़ी और आभासी छवि दिखाई देती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? देखिए, जब गिलास में बर्फ पड़ी होती है तो क्या होता है कि जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इस बर्फ का आयतन है, उतना पानी तो इसने पहले से हटा रखा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्तर जल का बढ़ जाता है। जब ये बर्फ पिघल जाती है तो जितना स्तर बढ़ा था उतना ही इसने क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो इसका मतलब बर्फ के पिघलने के बाद में जो स्तर बढ़ा हुआ होता है वो बढ़ा हुआ ही रहता है, तो इसके स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी वजह से बढ़ा है और उतनी जगह को ये पिघलने के बाद कवर कर लेता है। तो उसके स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जितना उसका स्तर था जल का उतना ही क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समन, गैल्वेनीकरण, जंग लगना या फिर धातुकर्म। तो लोहे पे जब जिंक की परत चढ़ा दी जाती है उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि लोहे पे जंग ना लगे। ठीक है, लोहे पे जंग ना लगे इसके लिए आपकी ये लोहे की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जंग लगे लोहे का वजन नॉर्मल लोहे से ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, यानी जंग लगने के बाद लोहे के वजन पर क्या असर पड़ता है? कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अवशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रजनन, श्वसन, मलोत्सर्जन या फिर चूषण। तो आपको पता है कि किसकी बात कर रहे हैं कि
जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने की। तो अपशिष्ट क्या होता है? मल अपशिष्ट होता है, तो मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी मलोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका, कौन सा एकमात्र ऐसा खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य है? यानी आपको बोलना पड़ेगा। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फिर कुश्ती। तो वही खेल कौन सा हो जाएगा? वो खेल हो जाएगा आपका कबड्डी, क्योंकि कबड्डी में आपको बोलना पड़ेगा कबड्डी कबड्डी करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक आपकी भगत सिंह की है। ठीक है। यही आपसे पूछ लिया कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है जो कि आपकी प्रसिद्ध है। उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंट विद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम लिखिए, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दूसरा था भारत की एक झलक, भारत की झलक। ठीक है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, मध्य प्रदेश में की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्र का बेहतरीन उदाहरण है। किसकी गुफाएं ये? तो अजंता, एलोरा, भीमबेटका या फिर एलिफेंटा। तो देखिए अजंता, एलोरा और भीमबेटका ये तीनों गुफाएं कहाँ मिलती हैं? आपकी महाराष्ट्र में। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका भीमबेटका की गुफाएं जो कि आपकी कहाँ मिलेंगी? तो मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे एक मंदिर का नाम और नोट कर लीजिए, वो भी आपसे पूछ सकता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर मिलता है? कंदरिया महादेव का मंदिर वो मिलेगा आपका खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो आपको पता ही है खजुराहो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। क्लियर।
तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।